बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स पढ़ने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स के बारे में डिस्कस करना होगा। एग्जैक्टली फिजिक्स क्या है ये हमें समझ आए, फिर उसके बाद हम फिजिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये बात हमें समझ आए, तब हम आगे कुछ तैयारी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स नेचर में होने वाले किसी भी फिनोमिना की ऑब्जर्वेशन है, उसके बेसिस पे कंक्लूजन है और कंक्लूजन्स के बेसिस पे फॉरकास्ट है। बेसिकली एक चेन है, नेचर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बात हम लोग पहले ऑब्जर्व करें। ये ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग कुछ कंक्लूजन्स निकालें और उनके बेसिस पे कुछ फॉरकास्ट करें। डियर स्टूडेंट्स, हमारे ब्रेन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के पास ब्रेन के अंदर होती हैं, लेकिन उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। अगर हम रीजनल लैंग्वेज की बात करें तो बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में मिलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी लैंग्वेज होती हैं जिनको मोस्टली लोग समझते हैं या जानते हैं, जिनमें एक इंग्लिश या हिंदी है। डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट इंग्लिश या हिंदी दोनों ही लैंग्वेज हैं, और लैंग्वेज का काम क्या है? एक्सप्रेस आवर थॉट्स। लैंग्वेज की हेल्प से हम लोग अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। बेसिकली इसी के अंदर बहुत सारी फिजिक्स खत्म हो जाती है, कम्युनिकेशन पार्ट। बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है? मैं मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे डिलीवर करता हूँ, उसकी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में या ग्रेस्पिंग फॉर्म में, तो इसी को मैं कम्युनिकेशन कहता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने नेचर के बारे में पढ़ा, मेरे कुलीग्स ने नेचर के बारे में पढ़ा, फिर उसको कंक्लूड करने के लिए कुछ और कुलीग्स की या कुछ स्टूडेंट्स की हेल्प ली। देन आफ्टर हम लोगों ने फॉरकास्ट करने के लिए कुछ और लोगों को अपने साथ जोड़ा, एक टीम वर्क है। अब सब लोगों को सारी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक निश्चित सी बात है कि वो काम नहीं कर पाएंगे, तो एक बड़ा एस्पेक्ट है। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे लैंग्वेज के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग फिजिक्स को एक्सप्लेन करने की बात करते हैं तो दो लैंग्वेज की ज़रूरत हम लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज़ हिंदी एंड इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तीन हो गई। तीन मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम लोग ज़्यादातर लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं, हम लोगों की मदर टंग हिंदी है। हम जितना आसानी से हिंदी को समझ लेते हैं उतना आसानी से शायद किसी दूसरी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते। अब इंग्लिश हम लोगों को इसलिए लेना होता है क्योंकि ये यूनिवर्सल है, मोस्टली स्टेट्स में, मोस्टली कंट्रीज़ में बोली जाती है। इसी तरह से मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स बेसिकली किसी भी एक्सप्रेशन को और छोटा करके एक्सप्लेन करने के काम आती है। मैं यहाँ इतने सारे डिस्क्रिप्शन को एक छोटी सी बात में ख़त्म करता हूँ कि मैथमेटिक्स अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैथमेटिक्स इज़ अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में हमने कुछ ऑब्जर्व किया, मैं एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ में। मैंने फिजिक्स में ऑब्जर्व किया कि ग्रेविटॉन्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो इन ग्रेविटॉन्स के मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मैं जितना लैंग्वेज बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मिक्स में बोल रहा हूँ, उस चीज़ को मैथमेटिक्स की फॉर्म में इस तरह से लिख सकता हूँ कि फोर्स इन बिटवीन ग्रेविटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m1 मल्टीप्लाइड बाई मास m2। इसी तरह से इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में बोला। अब मैं इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखता हूं तो F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कंपाइल किया, F इक्वल्स टू एनी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। अब देखिए, मैंने यहां आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ ये कहा कि जो भी मैं कुछ बोल रहा हूं, जो भी मैंने यहां एक्सप्लेन किया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको मैथमेटिक्स लैंग्वेज में मैं बड़े छोटे से एस्पेक्ट्स के साथ में एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोगों को आज की इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़नी होंगी। देखिए,
इन क्लासेस में बहुत सिंपल सा है, हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो भी हमारा कंटेंट है 11th का 12th का वो मोस्टली हमने बेसिक लेवल पे डन कर रखा है। तो नो डाउट हम बेसिक लेवल से थोड़ा सा एबव लेवल की बात करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट के बेसिक्स कहीं लैक कर रहे हैं, वीक हैं, तो उनको हम ये सजेस्ट करेंगे कि जो हमारी नॉर्मल क्लासेस हैं पहले वो सारी की सारी नॉर्मल क्लासेस को ले लें, इसके बाद फिर इन क्लासेस को लें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांस होगा। कोशिश करेंगे कि जितने कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हैं उन सबको हम यहाँ इंक्लूड करें अपनी क्लास के अंदर, लेकिन फिर भी जो बेसिक लेवल की क्लासेस हैं वो जरूर ले लेनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ये बात हम लोगों को यहाँ समझनी है। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का मीनिंग क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, इक्वलिटी क्या है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं और हम सब लोग पढ़ के आए हैं, तो इनको मेरे को अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इस लैंग्वेज को एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे। मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा का बेसिकली वर्क जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स को लेकर के है कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ लिखा, उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे और किस तरह से हम लोग उसको चेंज करने की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 है, जिसमें मैक्सिमम पावर किसी वेरिएबल की 2 हो सकती है, दैट विल बी टर्म्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, where a, b, c are constants and x is here variable। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो इन्हें हम सेकंड ऑर्डर की इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x² का कोफिशिएंट होगा उसे हम लोग a यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम b रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जिसके साथ x की कोई पावर नहीं है उसे हम लोग c रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन सब की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी 0 और इट मे बी नेगेटिव। डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैंने मिडिल टर्म, स्प्लिट, व्हाटएवर सो, रिमाइंडर थ्योरम, पता नहीं क्या क्या पढ़ा है, लेकिन मैं यहां सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करने के लिए एक ही इक्वेशन की बात करूंगा जो श्रीधराचार्य ने दी थी, दैट इज रूट ऑफ x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट ये स्क्वायर रूट के अंदर जो पोर्शन हम लोग देख रहे हैं इसकी दो वैल्यूज होंगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो हम लोगों ने यहां श्रीधराचार्य फॉर्मूले के अंदर डिस्कस किया प्लस माइनस है, यानी एक बार हम लोगों को इस स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यूज को इसमें ऐड करना है, दूसरे बार सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस तरह से दोनों रूट्स या दोनों वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। यहां जितना मैक्सिमम पावर होगी उतने ही इसके रूट्स होंगे या उतनी ही इसकी वैल्यूज होंगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर मैं इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना चाहता हूं, देखिए ये मैंने मैथमेटिकली लिखा, इसको मैं इंग्लिश लैंग्वेज में लिखता हूं, तो दैट इज x इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x प्लस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस 4 कोफिशिएंट ऑफ x² मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट टर्म एंड होल ऑफ डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे, बेशक आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, कि इस पूरे फ्रेज को बोलने में मेरे को काफी टाइम लगा, हो सकता है आपको समझने में भी काफी देर लगी होगी, लेकिन जहां मैंने आपको इस इक्वेशन को लिखा और इसके साथ में ये एक्सप्रेशन दिया तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स का रोल फिजिक्स के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स तो मैथमेटिक्स को देख करके ही घबरा जाते हैं, तो फिजिक्स पढ़ना तो थोड़ा मुश्किल उनके लिए हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है वो जरूर करना है, चाहे आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, दोनों रूट्स को मैं यहां फर्दर नेमिंग कर सकता हूं, अल्फा एंड बीटा। अब यहां अगर मैं देखता हूं तो सम ऑफ रूट मेरे को -b/a के बराबर मिलता है,
एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे को c अपॉन a के बराबर मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपके लिए यहाँ पे है, शुरुआत है, आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो देखिए, एक क्वेश्चन मैं जरूर यहां आपसे शेयर करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन 10x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं कंपेयर करता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं पाता हूं a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू माइनस 27। ये बात आपको यहां विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि ये माइनस का साइन 27 के साथ आएगा। बिल्कुल इसी तरह से c इक्वल्स टू 5 अब अर्थमेटिक ऑपरेशन है। फॉर्मूले में आपने वैल्यूज को डाला, अर्थमेटिक ऑपरेशन किया। मैं अगेन ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि अर्थमेटिक ऑपरेशन आपका बहुत फास्ट होगा। अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन फास्ट नहीं है तो इसको करने की कोशिश करेंगे। कैसे होगा मैं बताता हूं। आपको कैलकुलेटर बिल्कुल यूज नहीं करनी है, मोबाइल का कैलकुलेटर बिल्कुल यूज नहीं करना है। कैलकुलेशंस को पहले अपने कॉपी पेन की हेल्प से करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ आप लोग इनको ओरल करने की कोशिश करें तो धीमे धीमे आपकी कैलकुलेशंस बढ़ती चली जाएंगी। या फिर हमारा जो ऐप है, इस ऐप के अंदर हमने कुछ गेम्स इस तरह के डाल रखे हैं। आप जब भी फ्री टाइम महसूस करते हैं तो ऐप के अंदर जाइए, एजुकेशनल गेम वहां से उठाइए, खेलना शुरू कर दीजिए। आपका एंटरटेन भी हो जाएगा, रिलैक्स भी हो जाएगा और कैलकुलेशन फास्ट भी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद आप दोनों रूट्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। रूट्स का सीधा सा मीनिंग होता है x की दो वैल्यू होंगी तो मैं इनको x1 x2 कह सकता हूं और ये वैल्यूज मेरी 5/2 एंड 1/5 निकल करके आ जाती हैं। अब देखिए, मैंने आपको यहां एक्सप्लेन किया, लेकिन आपको साथ के साथ अपने पेन और ब्रेन और कॉपी की हेल्प से इसको सॉल्व करके देखना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, देन आफ्टर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, स्क्वायर की फॉर्म है, क्यूब की फॉर्म है या वट एवर सो हाई एक्सपोनेंट्स की फॉर्म है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, a प्लस बी का होल क्यूब आता है, तो यहाँ तक आइडेंटिटीज होती हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास होती हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछने लगे a प्लस बी का होल पावर कितना, -19 या +19, चलो -19 मैं और कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ, तो नो डाउट इसके लिए आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं होता। जब आपके पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता तो याद आती है बाइनोमियल थ्योरम। डियर स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम जो है वो हमारी स्पेशल केसेस के लिए हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। जैसे मैंने यहाँ दिया है 1 + x⁴n, जहाँ पर x की वैल्यू नो डाउट हमारी 1 से बड़ी होनी चाहिए, n की पावर, ये जो पावर n है ये कुछ भी हमारे पास में हो सकती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल 1 + nx n(n-1) अपॉन फैक्टोरियल 2 x² प्लस n(n-1) n-2 फैक्टोरियल 3। डियर स्टूडेंट्स, हमें फिजिक्स में इसके बाद वाले टर्म्स की जरूरत ज़्यादातर नहीं होती। अब ये फैक्टोरियल 2 क्या है इसको हम समझेंगे। फैक्टोरियल 2 स्टैंड फॉर 2 × 1, फैक्टोरियल 3 स्टैंड फॉर 3 × 2 × 1, फैक्टोरियल 5 स्टैंड फॉर 5 × 4 × 3 × 2 × 1। समझ गए होंगे फैक्टोरियल का मीनिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा नीचे फैक्टोरियल आता है। अब अगर मैं इसको लर्न करने की बात करूं तो इट्स वेरी सिंपल, n(n-1) मेरा फैक्टोरियल 2 है तो यहाँ पे 2 टर्म आएंगे, फैक्टोरियल 3 है तो 1 2 3 टर्म आएंगे। टर्म बोले तो ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लिकेशन है तो टर्म तो खैर पूरा एक ही होगा, लेकिन मैं इसको 3 अलग अलग पार्ट्स में सब डिवाइड करके कह सकता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा नॉर्मल बाइनोमियल थ्योरम होता है, लेकिन फिजिक्स में ज़्यादातर हमें नॉर्मल बाइनोमियल थ्योरम की ज़रूरत नहीं होती, हमें इसके स्पेशल केसेस की ही ज़रूरत होती है। और स्पेशल केस हमने आगे यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, इनको हम लोग डिटेल में लेकर के जाएंगे।
ये हम लोग यहाँ कंसिडर करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस एक्स टू पावर एन। एन की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है, कुछ भी इन द सेंस कुछ भी, फ्रिक्शनल भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। यहाँ हमें अगर प्रोवाइडेड है कि x की वैल्यू काफ़ी छोटी है किससे 1 से, तो ऐसी स्थिति में हम लोग सिर्फ 2 टर्म तक इसको लिमिट कर सकते हैं, दैट इज 1 प्लस एन एक्स। सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल है कि जो पावर थी उसको हम लोगों ने x के आगे मेंशन किया है और कुछ नहीं। इसी तरह से हमारे ये सारे के सारे चारों के चारों फॉर्मूले हम लोगों को मिल जाते हैं, बट इट इज प्रोवाइडेड x इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो हमें इन चारों की चारों फॉर्मूलों का यूज तभी करना है जब हमारा x जो है x जो है 1 के कंपैरेटिवली काफी छोटा है। डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मेरे को यहां पे दे रखा है 1001 टू दी पावर 1/3। ऑब्वियसली आई मे राइट इट 1000 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई टू दी पावर 1/3। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं डियर स्टूडेंट्स, यहां से मैं ब्रैकेट के अंदर से 10 कॉमन ले सकता हूं। 10 कॉमन ले सकता हूं तो देखिए 10 की क्यूब अंदर है 1000, 1 को मैं लिख सकता हूं क्यूब रूट निकाल करके 0.001, 10 मेरा बाहर आ गया। अब देखिए ये जो ब्रैकेट मेरे पास बचा ये मेरा कहीं ना कहीं कंपेयर हो जाता है फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से या फर्स्ट वाले फॉर्मूले से, तो मैं इजीली इसको सॉल्व कर सकता हूं। जो मेरे आगे के स्टेप्स हैं, टर्म्स हैं, मैं उनको इग्नोर भी कर सकता हूं और अपना आंसर निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ एक प्लेस के साथ ही दे सकता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तरीका था। अब नो डाउट लगा तो अजीब होगा आपको कि 1001 टू दी पावर 1/3 को सॉल्व करना है तो इसमें ऐसा क्या है, न तो 1 है न तो x है। तो कहीं ना कहीं मुझे अपना लॉजिक यूज़ करना होगा, ब्रेन यूज़ करना होगा और मुझे इसको चेंज करना होगा 1000 प्लस 1 में। और यही बात नहीं बनती, अभी मेरे को x चाहिए जो काफ़ी छोटा है 1 से, तो मैं यहाँ से 10 कॉमन लूँगा और इसको लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 3 प्लस 0.001 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 1/3। अब देखिए ये मैनिपुलेशन है, मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से किया है। अब मैं इसको ओपन करूँगा तो देखिए ये आ जाएगा 10 टू दी पावर 3 टू दी पावर 1/3 कॉमन आप लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस ये आ जाएगा 001 डेसिमल के साथ में टू दी पावर 1/3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 10 टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 है तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है ये वाला, और इसके बेसिस पे इसको आगे सॉल्व करने की भी कोशिश की है। तो नो डाउट थोड़ा सा एडवांस तो में चलना होगा, स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ानी होगी। अब फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन कैसे आएगा, आपने 11th में फर्स्ट टाइम बाइनोमियल थ्योरम का यूज फिजिक्स में मैं समझता हूं ग्रेविटेशन के अंदर ही किया होगा। डियर स्टूडेंट, जब हम लोग किसी डेप्थ या हाइट का केस निकालते हैं तब हमारे पास G = gr² का होल स्क्वायर आता है। अब हम सब जानते हैं इस पर्टिकुलर केस में कि रेडियस के कंपैरेटिवली जो हाइट h है वो काफ़ी कम होती है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से क्या करता हूँ, r को कॉमन निकालता हूँ। r को जब कॉमन निकालता हूँ तो ये मेरे पास आता है gr² ओवर r² 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये r² से r² मेरा कैंसिल आउट हो जाता है, सबको पता है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? अब होगा क्या, ये मेरे पास बचेगा g, इस ब्रैकेट को ऊपर ले जाऊंगा तो 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर माइनस की पावर के साथ, बिकॉज ऑफ मैं इसको नीचे से ऊपर ले जा रहा हूं। अब ये एलिमेंट्री ऑपरेशन के नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर मेरी माइनस में हो जाएगी। ये सब मैं मानता हूं कि आपको आते हैं, नहीं आते हैं तो इंडिविजुअली क्लास असाइन कराइए और इनको कीजिएगा। अब इसको मैं देख सकता हूं, क्या देख सकता हूं, इसमें बाइनोमियल थ्योरम का मेरा स्पेशल केस लग पा रहा है। क्यों लग पा रहा है? क्योंकि 1 जो है वो काफी बड़ा है कंपेरेटिव टू h/r के। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, h इज वेरी लेस कंपेरेटिव टू रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है? 6400 किलोमीटर होती है।
अब हाइट कितना होगा, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, उसके कंपेरेटिवली ये काफी बड़ा है। एच बाई आर और भी छोटा हो जाएगा। जब एच बाई आर और भी छोटा हो जाएगा तो आई में राइट हियर जी 1 प्लस माइनस का 2h ओवर आर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से ये वाला जो मेरा आंसर है वो इससे मैच करता है, तो सिंपली मैं ये दे सकता हूं। अब जितना एक्सप्लेन करने में, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की खासियत क्या होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की खासियत ये होती है कि वहां कभी कोई क्वेश्चन सिंगल कॉन्सेप्ट बेस नहीं आता। आपको कम से कम 2 कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस मिलते हैं। कम से कम 2 कॉन्सेप्ट, सिंगल कॉन्सेप्ट पे कोई भी नहीं। अब 2 कॉन्सेप्ट भी एक ही चैप्टर के होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। 2 कॉन्सेप्ट एक ही सब्जेक्ट के होंगे ऐसा भी जरूरी नहीं है। यानी एक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट हो सकता है, एक फिजिक्स का हो सकता है, एक फिजिक्स का हो सकता है, एक मैथ्स का हो सकता है, एक केमिस्ट्री का हो सकता है, एक मैथ्स का हो सकता है। अगेन मैथमेटिक्स है लैंग्वेज, तो केमिस्ट्री में भी यूज होगी, फिजिक्स में भी यूज होगी। अब नीट वाले बच्चे नो डाउट उनको भी केमिस्ट्री देना है, उनको भी फिजिक्स देना है, तो एटलीस्ट मैथमेटिक्स इन फिजिक्स ये वाली क्लास में जितना भी हम लोग करते हैं, जितना इस चैप्टर के अंदर करते हैं, वो सारा आपको करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आपको कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस प्रॉपर करनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां भी देखें तो ये हमारा मल्टी लेयर्ड क्वेश्चन है। एक कॉन्सेप्ट हमारा ग्रेविटेशन का लग रहा है, दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों का बाइनोमियल थ्योरम का लग रहा है, दोनों को मिला करके आंसर आ रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स, एक बच्चा ये कह सकता है कि सर मुझे इतना सब करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो रोट मेमोरी में ये डाल रखा है। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। बिकॉज ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री में इतना वाइड एस्पेक्ट है, इतना वाइड एस्पेक्ट है कि सारी चीज़ों को रोट मेमोरी में आप नहीं डाल सकते। वो यहाँ आपको कई बार क्या करता है, मिसगाइड भी करता है। कैसे मिसगाइड करता है, वो यहां पर आपसे उल्टा रिलेशन पूछता है। जी डैश को उधर ले जाता है, जी को इधर ले आता है। अब इसके साथ क्या ब्रैकेट आएगा, अब क्या करोगे भैया, आपको सीधा रिलेशन तो याद है जो नॉर्मली बुक्स में होता है, लेकिन अगर उसने इस तरह से पूछ लिया जी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जी डैश, देन व्हाट विल यू डू। उसके लिए आपको ये सारा कुछ मैटर तैयार करना ही होगा, फिजिक्स का कंटेंट एज वेल एज मैथमेटिक्स का कंटेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, किस तरह से हमने बाइनोमियल थ्योरम को फिजिक्स के एस्पेक्ट में डाल करके यूज किया, आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। कुछ एक्सरसाइज यहां दे रखी हैं, वो एक्सरसाइज आपने करनी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट प्रोग्रेशंस वही सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोगों को मिलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सब लोग जानते हैं। क्या होता है कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद आगे की क्वांटिटीज मेरे को मिलती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। एब्सोल्युटली ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि यहाँ हर स्टेप पे मेरे को सेम डिफरेंस मिल रहा है। कोई उल्टा भी लिख सकता है, 9, 7, 5, 3, 1। अब यहाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस -2 है, -2 है, -2 है। तो देखिए जो यहाँ कॉमन डिफरेंस है वो d = -2 है नीचे वाले केस में, और यहाँ कॉमन डिफरेंस d = +2 है ऊपर वाले केस में। तो फ्रेंड्स, कोई भी सीरीज मिल सकती है। अगर मेरे को ये 2 बार कॉमन डिफरेंस सेम मिल जाता है तो मैं कह सकता हूँ ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी मैथमेटिक्स इतना छोटा तो है नहीं, बहुत सारी चीजें आप लोग उसमें पढ़ के आते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मान लीजिए अब 6th टर्म की बात करता हूं मैं। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, 5वां टर्म। अब 6वां टर्म क्या आएगा, चूंकि मेरी छोटी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मेरे को क्लियर है, मैं जानता हूं यहां पे 11 आएगा। लेकिन अगर मेरे से कोई कह दे 217वां यानी 217th टर्म क्या होगा, तो क्या मैं ओरल कैलकुलेट कर सकता हूं? हां, कर सकता हूं, लेकिन मुझे इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी होगी। दैट इज
nth टर्म इक्वल्स टू ए नॉट इनिशियल टर्म प्लस n माइनस वन, n जो भी मेरा टर्म है, मान लीजिए 217 है तो 217 माइनस 1 इंटू डी, डी इज हियर कॉमन डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला यूज करके मैं 217th टर्म्स यहां पे फाइंड आउट कर सकता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब मेरे से कोई ये पूछ ले कि ये जितने भी मेरे टर्म हैं, कितने 217 टर्म्स हैं, इन सब का सम क्या होगा, इन सबको ऐड करने पे मेरे को क्या मिलेगा, देन आई मे गो फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला एस nth इक्वल्स टू n अपॉन 2 a नॉट यानी फर्स्ट टर्म n माइनस 1 इंटू डी, या मैं इसको कॉमन लैंग्वेज में लिख सकता हूं n/2 a नॉट प्लस an। इस तरह से मैं ये चीजें यहां एक्सप्लेन करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। अब इसके बेसिस पे आपने अगेन कैलकुलेट करना है, आंसर्स अपने देने हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम लोग देखेंगे तो इसी तरह का हमें मिलता है। यहां से हम लोग आंसर्स अपने टैली कर लेंगे, कैलकुलेशन अपने आप से करेंगे, इसकी कैलकुलेशन से सिर्फ अपना आंसर मैच करेंगे। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, डियर स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने अर्थमेटिक में देखा था तो वहां एडिशन का कॉन्सेप्ट आ रहा था, सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा था, यहां हमारा जो कॉन्सेप्ट आएगा वो मल्टीप्लिकेशन का आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज को देखता हूं तो इन दोनों में 2 की मल्टीप्लिकेशन से ये टर्म मिल रहा है, इन दोनों में अगेन 2 की टर्म से ये मिल रहा है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे को नेक्स्ट टर्म मिलता है। नो डाउट डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां से इसको जनरल फॉर्म में लिख सकता हूं AR स्क्वायर AR क्यूब AR टू द पावर 4। यहां फर्स्ट टर्म मेरा A है और R मेरा कॉमन रेशियो है। इस केस में R मेरा कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, वो भी प्लस का 2 आ रहा था। हो सकता है 1/2 से मेरे को मिल जाए या -2 से मिल जाए, तो मेरे को विद साइन इसको लिखना होता है। अब n टर्म का अगर मेरे को सम निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला होता है s nth इक्वल्स टू a 1 माइनस r टू पावर n ओवर 1 माइनस r। ध्यान रहे ये हम तभी लगा सकते हैं जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो। अगर मेरी r की वैल्यू 1 से बड़ी है देन आई विल यूज दिस वन। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ना है तो हमारे यहाँ जो मैथ्स वाले सर हैं उनसे आप कंसल्ट करेंगे, उनसे आप पढ़ेंगे, लेकिन हमें यहाँ इन चीज़ों को ब्रीफ करना है। थ्रू आउट फिजिक्स इनकी ज़रूरत हम लोगों को पढ़ने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ इनफाइनाइट टर्म की जीपी के लिए बात करता हूँ तो एक और छोटा फॉर्मूला मिलता है एस इनफाइनाइट टर्म इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r इफ r इज लेस देन 1। तो ये विद कंडीशन आपको याद रखना होगा। ये हमारा जीपी का कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट। इसी तरह से एचपीवी मेरे को मिल सकता है। ये सीरीज आप देखेंगे तो यहां पे हमारा निश्चित रूप से जो टर्म है वो 1/3 के कॉन्सेप्ट में मिलता है। चलिए कुछ कॉमन फॉर्मूले फॉर अलजेब्रा बात करते हैं। तो 8th 9th के हैं। अब किसी स्टूडेंट को अब मान लीजिए रिकॉल करने की जरूरत है तो वो यहां से रिकॉल कर सकता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट, वैसे तो आप लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं एक एस्पेक्ट आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए आपसे कोई 107 का स्क्वायर पूछता है तो एक बच्चा करता है यहां पे 107 मल्टीप्लाइड बाई 107। दूसरा बच्चा इस फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज करता है, वो इसको लिखता है 100 प्लस 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर। क्या करता है डियर स्टूडेंट्स? वो करता है एक दूसरा स्टूडेंट करता है यहां पे 107 को, चलो और बड़ा हो गया कोई बात नहीं, 1007 ले लेते हैं। इसको लिखता है 1000 प्लस 7। मैंने पहले छोटा एग्जांपल लिया था, अब लाइट का फेलियर था इसलिए थोड़ा सा मेरे को
एग्जाम्पल गलती से चेंज हो गया तो कोई बात नहीं।